हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे क्लास 5 के रिमझिम की बुक कंप्लीट कर रहे हैं जो KBS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आज चैप्टर होगा बिशन की दिलेरी। तो चलिए पढ़ते हैं कि सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वो रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं और फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि फिर उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। गोलियों की आवाज़ पूरी तरह घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगी। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप करके खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलाने का या चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं कि इसीलिए वो सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत सारे तीतर मारे थे और कुछ तीतर तो वे उठा ही ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। वो समझ गए कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए वो घोड़ों के बीच से निकल करके खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वो चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक करके खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प करके मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देख करके तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में निकाल करके पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से हो करके गेहूं निकाल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो खेतों के साथ साथ छिप छिप करके चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना लें। वो कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्ला करके कहा। तब तक बिशन कटीले तार के पास आ गया था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेज़ी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा करके नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल करके भागने का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया।
खेतों से आगे के रास्ते से कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोच उभर आई। खरोचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर के वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल करके नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक करके वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वो उठ करके दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वहाँ बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो किसी अजनबी को देख करके ही इसी तरह से भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रख करके स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसीलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चल करके देखना चाहिए, पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने छत पर चढ़ करके बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलवावदार छत थी, इसलिए वो चिमनी के पीछे छिप करके बैठ गया ताकि वो किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देख करके कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वो न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वो उछल उछल करके भौंकने लगा। ये दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल रोबदार आवाज़ से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लोगों को गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी एक लड़का हमारी शिकार तीतर को लेकर के आपके यहाँ आ चुका है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक करके बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वो इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर के इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प करके मारने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर के वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कह करके नहीं छोड़ा होगा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारे कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो?
बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर के इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंची और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वो उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर के आओ। बिशन दौड़ करके बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तितर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों को रस देने में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जब तक बहू जी को कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन तुम जानती हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रख करके तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मार करके हंस पड़ी। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रख करके हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो ये जो है लिखा गया है, प्रतिभा नाथ ने इसे लिखा है। इसने प्रतिभा नाथ। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। रात भर पिलखते चढ़ाते रहे। कौन? रमेश बेदी के द्वारा लिखा गया है। तो क्या है ये? उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। इस झुंड में कुछ धोई भी थी और जिन हथनियों के साथ दूध मुँहे बच्चे हैं उन्हें धोई कहते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चों को शेर मार लेता और झुंड के बड़े दतेल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करती। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को उस जंगल के एक झुंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बढ़ करके अलग अलग वनखंडों में चले जाते। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिमलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बढ़ करके बराक मारा तिंधनिया सड़क के साथ चौड़े चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वो माँ का दूध चूसता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था और झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वो अपनी टोली से जरा अलग होकर के नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद उसे इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वो बच्चे पर झपट पड़ा और बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंघाड़ सुन करके सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़ करके नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था और सियाने हाथी उसे ऊपरी बराक मारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज अफसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए थे। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठा करके चंवन डुलाती रही जिससे कि घाव पर मक्खियाँ न बैठे। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं सूंघ सकता।
जंगल में जानवरों के छोटे छोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हाथी लौट आए और रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को रिघेर करके सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रहीं। वे चिघाड़ते रात रोते और पिघलते रहे। ये रमेश बेदी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।